नाजरीन आदाब, खिदमत उर्दू चैनल में आपका फिर एक बार खैर मकदम है। मैं संदीप। आज केंद्रीय विद्यालय संगठन के फाउंडेशन डे पर मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तलबा तक इसकी जानकारी पहुँच सके कि केंद्रीय विद्यालय संगठन क्या चीज़ है। तो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि 15 दिसंबर 1963 को केंद्रीय विद्यालय संगठन का इनेकाद अमल में आया। तो इसका सबसे पहले मकसद ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी एम्प्लॉयज़ है, जब भी उनका ट्रांसफ़र हो जाए तो उनके बच्चों को एकदम आसानी से और सहूलत के साथ एडमिशन मिले, इसलिए केंद्रीय विद्यालय संगठन बनाए गए। लेकिन बाद के अरसे में जो है इसमें दूसरे भी बच्चों का शुमार होने लगा और इसको अब केंद्रीय विद्यालय जो है कहा जाने लगा। अब इसे सेंट्रल स्कूल नहीं कहते बल्कि केंद्रीय विद्यालय या केवी स्कूल के नाम से जानते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, केंद्रीय विद्यालय जो है पूरे भारत में कुल मिला के 1252 स्कूल है। उसमें से 3 अब्रॉड में भी पाए जाते हैं, जो दिगर ममालिक में जो स्कूल है वहाँ पर भी 3 जगह पर ये स्कूल पाए जाते हैं। तो ये बहुत ही जो भारत के जाने माने जो स्कूलों में इसका शुमार होता है। तो काफ़ी लोगों में ये जो है मसला आता है कि इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, हमारा मीडियम अलग है, क्या हम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं? तो जी हाँ, मीडियम के लिए आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, बिल्कुल भी आप टेंशन ना लें, क्योंकि चाहे आपका उर्दू मीडियम हो, इंग्लिश हो, तमिल हो या मराठी हो, चाहे आपका जो भी मीडियम हो, अगर आपका हिंदी और इंग्लिश में पकड़ मजबूत है तो आप केंद्रीय विद्यालय संगठन का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो बिना झिझक आपने क्या करना है, केंद्रीय विद्यालय का फॉर्म भर देना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने देख लेना है कि आपका जो है एज क्राइटेरिया बैठता है क्या, एजुकेशनल जो है क्वालिफ़िकेशन आपके पास है। अगर आप पीआरटी का फॉर्म भर रहे हैं तो आपका जो एज जो क्राइटेरिया है वो पीआरटी के लिए 30 है, जनरल के लिए। अगर आप SC ST है तो +5 ईयर मिलेगा, OBC है तो +3 ईयर आपको बेनिफिट उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो अब ये रही पीआरटी की बात। टीजीटी के लिए और थोड़ी एज ज़्यादा रहेगी और पीजीटी के लिए 40 ईयर्स तक की एज आपकी हो सकती है। ठीक है, तो एज क्राइटेरिया आप लोग एक बार फिक्स कर ले और उसके बाद जो है आगे हम इसको फॉर्म फिल कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप आती है वो है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। तो आपका ग्रेजुएशन हो गया है या आपका 12th हो गया है, 12th के बाद आपने DED, DLED, DTED जो भी नाम से जानते हैं, 2 साल का अगर आपने डिप्लोमा कर लिया है तो आप पीआरटी का फॉर्म भर सकते हैं। अब अलग अलग जगह पे इसके अलग अलग नाम हैं, तो आप वो देख लें कि आपका डिप्लोमा इन एजुकेशन हुआ है या नहीं। अगर आपके पास वो भी है तो नेक्स्ट लेवल आती है CTET पेपर 1 की। अगर आप पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो DED के साथ साथ आपको पेपर फर्स्ट क्लियर होना ज़रूरी है। अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बीएड के साथ आपको पेपर 2 होना ज़रूरी है। ठीक है, CTET हो गया, DLED, BEd ये भी चीज़ें हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्या आता है? अभी नेक्स्ट आते हैं फॉर्म फिलअप करना। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि केंद्रीय विद्यालय के अभी फॉर्म निकल आए हैं और 26 दिसंबर उसकी आखिरी तारीख है। तो बिल्कुल भी आप 26 तक इंतज़ार ना करें, जल्द से जल्द फॉर्म भर दें, क्योंकि जैसे जैसे आप देर करते जाएंगे आपका जो है जो भी आपने सेंटर मांगा है उसमें जो है थोड़ी दिक्कतें आ जाएंगी, क्योंकि जो पहले फॉर्म भरेगा उसको जो है पहले सेंटर दिया जाएगा। इसलिए आप बिल्कुल भी लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें, जल्द से जल्द आपको जो भी नज़दीकी सेंटर चाहिए वो आप उसमें से चूज़ कर ले। बहुत सारे सेंटर्स इस बार बढ़ चुके हैं क्योंकि एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन होने वाला है, तो सेंटर्स भी काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं। तो आप जल्द से जल्द फॉर्म फिल कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप आती है फॉर्म फिल करने के बाद क्या, तो आपको पढ़ाई के लिए कुछ अरसा मिल जाता है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने जो भी है आपको अरसा मिलेगा। कम से कम 3 महीने तो मानकर चलिए। और जो है डेली जो है आपने वेबसाइट चेक करते रहना है कि एग्ज़ाम डेट तो नहीं आ गई है, हॉल टिकट तो नहीं आ रहे हैं, ये डेली बेसिस पे आपको चेक करते रहना है। चलिए मान लेते हैं 3 महीने का अरसा उन्होंने दे दिया। उसके बाद आता है एग्ज़ाम। एग्ज़ाम आपने दे दिया, बहुत बढ़िया सा पेपर हो गया।
फिर उसके बाद वो आंसर की रिलीज़ करते हैं। आंसर की से आप चेक कर सकते हो। अगर उसमें आपको कोई डाउट है कि आपका आंसर करेक्ट था और वहाँ पर रॉन्ग दिया गया है, तो आप जो है उसको क्लेम भी कर सकते हैं। आपको एक फ़ीस भरने 1000 रुपये या जो भी है वो फ़ीस उस वक्त रखेंगे हर क्वेश्चन के लिए, तो वो रखेंगे और फिर आप वहाँ पर उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मेरा ये आंसर करेक्ट था, तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद जो है फाइनल आंसर की भी आ जाएगी और साथ ही साथ आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। रिज़ल्ट आने के बाद वहाँ पर कट ऑफ लगेगा, कैटेगरी वाइज अलग लगेगा, जैसे कि जनरल का अलग लग गया, SC ST OBC का अलग लग गया, जो भी है कट ऑफ के हिसाब से आपको वो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। तो इसके लिए मान के चलिए आपके पास 1 महीना मिलेगा इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो अब आपकी जो है इंटरव्यू की तैयारी 1 महीने के अंदर ही करनी होगी। तो अब इंटरव्यू के बाद जब आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा, आपका इंटरव्यू भी हो जाएगा, उसमें डेमो हो जाएगा और मान लीजिए आपका उसमें सिलेक्शन हो गया, उसके बाद आपको ऑल इंडिया लेवल पर कहीं भी आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, तो अब शुरुआत के जो 2 साल है वो प्रोबेशन पीरियड माने जाएंगे। वो प्रोबेशन पीरियड में क्या होता है कि आपको काफ़ी एहतियात से रहना पड़ता है। अगर कोई आप मेजर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो आपको जॉब से निकाला भी जा सकता है, इसलिए 2 साल जो है प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाता है। और फिर प्रोबेशन पीरियड भी क्लियर हो गया तो अब उसके बाद आता है ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र जो है पॉइंट्स के बेसिस पे होता है। जैसे अगर आप सिंगल हैं तो आपके जो पॉइंट्स कम रहेंगे। अगर आपकी स्पाउस, आपकी जो वाइफ है वो कहीं वर्किंग है, आपके हस्बैंड कहीं वर्किंग है, तो उसके पॉइंट्स ऐड किए जाएंगे और वो भी अलग अलग क्राइटेरिया होता है। अगर आपके जो है हस्बैंड या आपकी वाइफ सेंट्रल गवर्नमेंट में है तो उसके ज़्यादा पॉइंट होते हैं, स्टेट में है तो थोड़े कम पॉइंट, और प्राइवेट वाले के लिए भी थोड़े कम पॉइंट इस तरह रखे गए। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप लेडीज़ हैं तो आपके लिए 20 पॉइंट्स इसमें खास रखे गए हैं, जो सारे क्राइटेरिया से थोड़े ज़्यादा है। तो अगर आप लेडीज़ हैं तो आपको इसमें तो बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो ये हो गया ट्रांसफ़र के लिए। ठीक है, आप ट्रांसफ़र करके कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, तो इस तरह से आप आपके घर के पास या आपके स्टेट में बिल्कुल पहुंच ही जाओगे। तो केंद्रीय विद्यालय में जब आप आते हो तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो है कि अगर आप कहीं भी ट्रांसफ़र होकर जाते हैं तो आपके लिए क्वार्टर्स का मसला रहता है, तो केंद्रीय विद्यालय की तरफ से आपको क्वार्टर्स मुहैया कराए जाते हैं। अगर क्वार्टर्स ना अवेलेबल हो तो उसका जो भी है आपके जो भी है चार्जेस HRA वगैरह आपको पे किए जाते हैं। वो भी सिटी के हिसाब से HRA होते हैं। जैसे अगर बड़ी सिटीज़ है तो उनके HRA अलग, छोटी सिटी उससे छोटी सिटी, इस तरह से 3 कैटेगरी रखी गई है XYZ, तो उसके हिसाब से आपको HRA मिलेगा। तो मान के चलिए कि केंद्रीय विद्यालय की तरफ से ही आपके रहने का जो है बंदोबस्त किया गया, और उसी के साथ आपको घर जाने के लिए एक बार LTC मिलती है। ठीक है, साल में एक बार आप ज़रूर घर जाने के पैसे भी क्लेम कर सकते हो, चाहे आप कितनी भी दूर हो, आपको जाने आने का जो है टिकट केंद्रीय विद्यालय की तरफ से मिलता है। और उसी तरह जो है 3 साल में एक बार आप होम टाउन के अलावा ऑल इंडिया जो है जर्नी कर सकते हैं आपकी फैमिली को लेकर। आपकी फैमिली कौन, जो आपने रजिस्टर कराई है कि ये मुझ पर डिपेंड है फैमिली, जैसे वाइफ है, बच्चे हैं, है ना, या फिर आपके बूढ़े माँ बाप है जो बिल्कुल नहीं कमाते हैं, वो आप पर ही डिपेंड है। अगर इस तरह है तो वो आपके साथ वो भी जा सकते हैं। तो आप बेनिफिट के बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करें, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है, आपको फ़ायदा मिलेगा और बहुत सुकून आपको मिलेगा। बस एक चीज़ है कि आप ट्रांसफ़र के लिए मेंटली प्रिपेयर रहें। ये अगर आप इस पर आप जीत हासिल कर लेते हैं तो बाद में जो है आपको बहुत ही आसानी होगी। अब सैलरी के बारे में भी काफ़ी जो है बच्चे मुझे पूछ रहे थे, सर सैलरी के बारे में बताइए। तो जैसा कि आपको पता है 35,400 से लेके 1,12,400 तक का जो है
ये जो लेवल है जो 6th लेवल के नाम से जाना जाता है और उसको जो है ग्रेड पे 4200 का दिया जाता है। तो मान के चलिए कि सैलरी जो है हर साल आपकी बढ़ते ही जाने वाली है। तो सैलरी के बारे में भी बिल्कुल चिंता ना करें। हाँ, बहुत से बच्चों ने ये पूछा है कि सर प्रोबेशन पीरियड में सैलरी कम मिलती है क्या, हमारी फुल सैलरी कब से स्टार्ट होगी? तो मैं आपको बता दूं कि आपको फर्स्ट डे से ही फुल सैलरी मिलनी शुरू हो जाएगी। जैसा कि दूसरे स्टेट में होता है, महाराष्ट्र में होता है, राजस्थान में होता है, वहाँ सैलरीज़ कम दी जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो ये हो गई सैलरी की बात। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें कि हमारा जो है रहने का कैसा इंतज़ाम है, सैलरी कितनी होगी। जी हाँ, बिल्कुल फर्स्ट डे से आपको फुल सैलरी मिलेगी। प्रोबेशन पीरियड और सैलरी का कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा। प्रोबेशन पीरियड ये अलग है और सैलरी तो आपको फर्स्ट डे से बिल्कुल बराबर मिलती रहेगी। अब रही सिर्फ एक ही चीज़ और वो है स्टडी। तो स्टडी के सिवा तो हमें यहाँ पर एंट्री मिलने वाली नहीं है। तो स्टडी करना ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो स्टडी में हमने देखना है कि सबसे पहले सिलेबस क्या क्या है। तो जैसा कि आप सभी को पता है सिलेबस में क्या है, उसमें इंग्लिश है 10 मार्क्स के लिए आने वाली है। जो भी जनरल है, ग्रामर रहेगा उसमें, तो वो आपको स्टडी करनी है। हिंदी का भी सेम वही ग्रामर पार्ट वगैरह आएगा, वो भी 10 मार्क्स का हो गया। हिंदी इंग्लिश, क्योंकि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था कि आपका जो है हिंदी और इंग्लिश में पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद है जनरल नॉलेज और जो करंट अफेयर्स है उस पर आपको जो है 10 मार्क्स पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10 + 10 + 10 हो गए कितने? 30 हो गए यहीं पर। फिर नेक्स्ट चीज़ जो आती है रीजनिंग की आती है, उसको जो है इस बार थोड़ा कम किया गया है, 5 मार्क्स के लिए पूछेंगे। और कंप्यूटर लिटरेसी है उसको भी थोड़े कम मार्क्स के लिए पूछेंगे, वो भी 5 मार्क्स के लिए हो गए। ठीक है, तो यहाँ हो गए आपके 40 मार्क्स। अब नेक्स्ट जो न्यू चीज़ इसमें ऐड की गई है वो है पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। तो इसके जो है आपको 60 मार्क्स रखे गए हैं। तो उसके 40 और इसके हो गए 60 मार्क्स, तो टोटल 100 हो गए। अब बच गया 80 मार्क्स का। तो 80 मार्क्स क्या आएगा, आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस है तो वो आपका 80 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। तो ये क्या चीज़ है, तो ये सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का रखा गया है। तो ये वो होता है जो अपना जो भी बेसिक नॉलेज है क्लास 1 से लेके मान लीजिए 10 तक या 12 तक, जो भी बेसिक नॉलेज है वो आपको कितना समझ में आया उसके बेस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए क्या पढ़ना हमें ज़रूरी है, जो भी NCERT के बुक्स है क्लास 1 to 5 बोला गया है सिलेबस में 1 to 5, वो तो आपको पक्का करना ही है। लेकिन कम से कम 9-10 तक तो भी आपने NCERT के सारी बुक्स पढ़ लेनी है। तो अगर आपका जो है ये एकदम पक्का हो जाता है बेस, तो आपके जो है 80 मार्क्स में से ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर आपको आएंगे, है ना। तो NCERT का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो भी बुक्स छोटी छोटी मिलती है वो आप पढ़ें, बिल्कुल ही इसके पीछे ना लगे कि न्यू बुक न्यू सिलेबस पता नहीं कब आएंगी, वेट नहीं करना है। इंग्लिश, हिंदी और ये जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो है उसको आपने कवर कर लेना है। और रहती बात है जनरल नॉलेज और रीजनिंग, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स की, तो वो तो आपने डेली जो है मैगजीन्स वगैरह पढ़ते रहना है, तो वो उसमें आपका कवर हो जाएगा। तो ओवरऑल जो है आपका बहुत ही जो सिलेबस है ये इंटरेस्टिंग बनाया गया है इस बार। केंद्रीय विद्यालय संगठन जब भी रिक्रूटमेंट रखती है, न्यू रिक्रूटमेंट आती है, तो अपना सिलेबस हमेशा वो चेंज करती है। तो इसलिए आप ये ना सोचें कि पता नहीं हमारी बार में ही क्यों चेंज हुआ है, तो ये ऐसा हर बार चेंज होता है। ठीक है, तो अब एक नई चीज़ उन्होंने और ऐड कर रखी है कि इंटरव्यू प्लस जो आपका डेमो रहेगा वो 30 + 30 मार्क्स का होगा। तो ये तो पहले भी होते थे, डेमो होना ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये पहले भी होते थे, लेकिन इस तरह से मेंशन नहीं कर रखा था। तो कुल मिला के आपका जो भी रिटर्न का और इंटरव्यू का जो है वेटेज रखा गया है 70-30। तो उन दोनों को मिला के आपका जो है फाइनल रिज़ल्ट निकाला जाएगा और उसके कट ऑफ अलग से निकलेगी। तो काफ़ी जो है बच्चे पूछते हैं कि क्या हम इंटरव्यू में फ़ेल हो सकते हैं, तो बिल्कुल हम इंटरव्यू में भी फ़ेल हो सकते हैं।
इंटरव्यू होता ही इसलिए है कि वो पहले चेक करते हैं, एक सीट के लिए 3 लोगों को वो बुलाते हैं। तो मान लीजिए अगर 100 सीट है तो वो 300 लोगों को बुलाएंगे, 200 लोग घर वापस जाएंगे और 100 लोगों को ही सिलेक्ट करना है। तो वो बहुत ही सावधानी से ये देखते हैं कि हम जिसे सेलेक्ट करने जा रहे हैं वो सच में काबिल है भी या नहीं, या ऐसे ही तुक्के मार के तो नहीं एग्ज़ाम में पास हो गया। तो वो पूरी तरह से उसको जांचा जाता है, परखा जाता है। और अगर आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो सिलेबस है वो अच्छी तरह से अगर कवर हो जाए तो डेमो के लिए वो कोई भी टॉपिक दे दे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी और आप एकदम से डेमो देने लग जाओगे। तो इसलिए आपका जो है बेसिक वो कंप्लीट करने पे ज़्यादा आपको तवज्जो देनी है, ठीक है। तो इसके बाद फिर फाइनल लिस्ट आएगी, फाइनल सिलेक्शन जिसका हो गया इंटरव्यू और रिटर्न दोनों के मार्क्स मिलाकर फाइनल कट ऑफ लगेगा। वो भी अलग अलग कैटेगरी वाइज लगेगा, जनरल का अलग, SC ST OBC, और इस बार EWS दिया गया है उनका भी कट ऑफ अलग से लगेगा। और फिर आपको जो है पोस्टिंग ऑल इंडिया कहीं भी दे दी जाएगी। तो बहुत ही क्लियर और बहुत ही जल्दी होने वाला प्रोसेस है ये। अगर आप देखेंगे दूसरे स्टेट के एग्ज़ाम तो उसमें सालों साल लग जाते हैं एग्ज़ाम होने में, इंटरव्यू होने में, लेकिन केंद्रीय विद्यालय संगठन ऐसा नहीं होता है। आपका 6 महीने में सारा का सारा प्रोग्राम फिनिश हो जाता है और आपके हाथ में रिज़ल्ट आ जाता है। तो बिल्कुल भी आप टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज ही से पढ़ाई को लग जाएंगे। और जो भी आपको डाउट आते हैं या कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हो सके तो मैं आपको रिप्लाई देकर पूरी तरह से मुतमईन करने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह आप वीडियो देखते रहिए, शेयर करते रहिए और जो भी डाउट है वो पूछते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।